नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DLCC मैथ्स में। आज हम आप लोगों के बीच पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया है 2023 का, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। उसका क्या सिलेबस है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है, पीटी में क्या क्या होता है, मेंस में क्या क्या होता है, कितने मार्क्स का, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी के बारे में आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एज कितनी है, सारे डिटेल्स के बारे में हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 2023, इसमें क्या है ना कि सबसे बेसिक चीज़ है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। इसमें कंपलसरी है जो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, मतलब कि नोटिफिकेशन की जो डेट है उससे 6 महीना पहले का बना हुआ होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास आप बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, बीएससी आईटी किए हुए हैं, इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री किए हुए हैं, चाहे कोई भी ब्रांच से हो, तो फिर आपको इस एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, बीटेक या बीबीए बीसीए कुछ भी किए हुए हैं, तो फिर इस एक्स्ट्रा कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जनरली ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जैसे आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तो उनके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी है, और जो कि किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और 6 मंथ बिफोर होना चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन डेट से 6 महीने पहले का होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, यानी कि उनका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसमें परसेंटाइज का भी कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उनका एज जो होता है 18 से 37 है यूआर का। उसी तरह आप अपने अपने कैटेगरीज में एज ऐड कर सकते हैं, ईबीसी का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जितना भी अपना उसमें कैटेगरी है वो ऐड कर सकते हैं। वो तो दिया हुआ ही रहता है नोटिफिकेशन में। अब आते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में। इसमें क्या होता है कि पहला स्टेज पीटी होता है, और उसमें पीटी जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एलिमिनेटर राउंड जो होता है ना किसी चीज़ का, वो होता है। मतलब लड़के को एलिमिनेट करना, और वैसे लड़के को भीड़ से छांट करके लाना जो मेंस देने के लिए एलिजिबल हो, या जिनके अंदर जो क्षमता हो मेंस देने का। तो फर्स्ट स्टेज जो पीटी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं। देखिए, इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं। पीटी में डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मेंस में होते हैं। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होते हैं, जीके से भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी से भी हिंदी से 20 क्वेश्चंस होते हैं, और मैथ से 20 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ का लेवल ऐसा नहीं है कि एसएससी लेवल, एसएससी रैंक का कुछ, मतलब मैथ इजी ही होता है। बिहार में आप जनरली अगर एग्जाम देते हैं तो पता ही होगा, मैथ का लेवल बिहार के एग्जामों में ऐसा कुछ नहीं होता है स्पेशल। हिंदी और इंग्लिश, मैथ और जीके, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका मेरिट जो डिसाइड होता है वो डिस्क्रिप्टिव पे होता है, और एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट डिसाइड होगा, क्योंकि इंग्लिश का बर्डन यहाँ ज़्यादा है। इसमें निगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात आती है तो 2011 में जो वैकेंसी आई थी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का। लेकिन 2016 में जो वैकेंसी आई थी, 200 समथिंग पोस्ट आया था, उसमें निगेटिव मार्किंग थी। अब कल या परसों में शायद नोटिफिकेशन इसका हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आने वाला है, उसमें पता चल जाएगा कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो ईयर बाय ईयर वेरी करता है। 11 में नहीं था, 16 में था, अब हो सकता है कि 23 का है, तो प्रबल संभावना है कि निगेटिव मार्किंग होगा ही। और एग्जाम जो होता है ऑफलाइन में होता है। हाँ, और एक खास बात कि जैसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज या मोड ऑफ एग्जाम बोल सकते हैं, इंग्लिश में ही होता है। हिंदी तो खैर हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश भी इंग्लिश में ही रहेगा, चूंकि ये दोनों लैंग्वेज है। लेकिन जीके का जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। और मैथ का भी क्वेश्चन जो होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। तो जनरली हम लोग भी बिहार से ही आते हैं, तो बिहार के स्टूडेंट्स का इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो बिहार बोर्ड से पढ़े होते हैं, सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े होते हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, ये थोड़ा मेहनत करने पर हो जाएगा। कोई लैंग्वेज है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हाईकोर्ट असिस्टेंट का पीटी का यही पैटर्न है।
अब आते हैं इसके मेंस के, अब आते हैं मेंस का जो सिलेबस है। मेंस एग्जाम कितने क्वेश्चंस का होता है, किस सेक्टर से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होते हैं, और महत्वपूर्ण यही है क्योंकि इस पोस्ट का जो मेरिट बनता है वो इसी के अकॉर्डिंग बनता है, इसी के मार्क्स से बनता है। पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब आते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो मेंस एग्जाम में क्या होता है, 100 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है और 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, जो कि लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का नहीं होता है। इसमें इंग्लिश जो होता है 50 मार्क्स का होता है, हिंदी भी 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें मेन मुद्दे की बात क्या है कि इसमें ईच सेक्शन क्वालिफाइंग है। मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश 50 मार्क्स का है, आप इंग्लिश में 40 ले आए, 49 ले आए, या फिर 50 ही ले आए, लेकिन हिंदी में अगर 20 अंक से कम आ गए तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि इसमें दोनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, कंपलसरी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश में भी 50 में कम से कम 20 मार्क्स होना चाहिए, हिंदी में भी 50 में कम से कम 20 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स है, इतना आपके पास होना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, असफल कर दिया जाएगा परीक्षा में, ठीक है। तो अब आते हैं इसके कट ऑफ के बारे में कि मेंस जो हुआ था 2016 का, उसमें कितना कट ऑफ गया था। जो इसके जस्ट पहले आया था, इस बार जो वैकेंसी आया 2023 में, वो तो 500 समथिंग है, और 2016 में 200 समथिंग आया था। उसमें मेंस का कट ऑफ अप्रॉक्स 58 गया था, 58 नंबर कट ऑफ गया था यूआर का, अप्रॉक्स इतना ही गया था। मेरिट हो सकता है 4-5 नंबर का अंतर हुआ होगा, 65-62 इतना मेरिट बना होगा, लेकिन कट ऑफ इतना ही गया था। अब आते हैं इसके सेक्शंस के बारे में कि इंग्लिश में किस चीज से कितने क्वेश्चंस के कितने अंक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है उसमें ऐसे होता है जो आपके पास 5 दिए जाएंगे। 5 ऐसे में से कोई एक ऐसे आपको लिखना है, कोई भी एक लिख सकते हैं, और एक ऐसे जो होता है 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, जो आप एसएससी वगैरह का भी क्वेश्चंस सॉल्व सेट प्रैक्टिस करते होंगे या बैंकिंग का भी करते होंगे, तो पैसेज आता है एक क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो होते हैं 10 मार्क्स के। प्रेसिज राइटिंग, जिसे हिंदी में संक्षेपण कहा जाता है, वो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आइडियम्स विथ सेंटेंसेस, मतलब सॉरी, एसएससी में जो या फिर कोई भी बैंकिंग वगैरह में अभी जो आइडियम्स पूछे जाते हैं वो नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आइडियम्स पूछे जाएंगे वो उनका सेंटेंस में किस तरह से बना करके यूज कर रहा है, सेंटेंस के साथ आपको लिखना होगा, इस टाइप के आइडियम्स पूछे जाएंगे। तो ऐसे 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेसिज राइटिंग 10 मार्क्स का, और आइडियम्स फ्रेज जो है वो भी 10 मार्क्स का, यानी टोटल 50 मार्क्स का इंग्लिश हो गया। उसी तरह आप हिंदी में आकर के देखते हैं, तो हिंदी में भी निबंध, जिसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में निबंध बोलते हैं, उसी तरीके से है। 5 निबंध दिए जाएंगे आपको, 5 में से कोई एक निबंध आप लिख सकते हैं जो कि 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। गद्यांश वो आपका 10 मार्क्स का होगा। मुहावरा जो होता है, वही जो आपको मैंने बताया कि मुहावरे को डायरेक्ट नहीं लिखना है, जैसे कोई मुहावरा अगर दिया गया है तो उसको सेंटेंस बना करके, यानी कि एक वाक्य बना करके समझाना है उस मुहावरे का अर्थ, कि वाक्य में किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है, वो 10 अंक का होगा। संक्षेपण जो होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रेसिज राइटिंग बोलते हैं, वो भी 10 मार्क्स का होगा। हिंदी में निबंध आपका 5 में से एक लिखना है, जो कि 20 मार्क्स का होगा। गद्यांश भी 10 अंक का होगा, मुहावरा 10 अंक का होगा, संक्षेपण भी 10 अंक का। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चंस है। इंग्लिश में भी 50 मार्क्स, हिंदी में भी 50 मार्क्स, जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। और कटअप जो 2016 में 58 गया था, तो ये मत सोचिएगा कि अभी भी 58 ही जाएगा, वो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चंस आता है। और कंपटीशन जहाँ तक की बात है, 16 का बात है, ये 23 है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो
तो ये था मेंस का स्ट्रक्चर जो है कि मेंस में कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सेक्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका मेंस का स्ट्रक्चर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और आपका मेरिट जो है इसी पे बनेगा। पीटी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, मैंने बता चुका है कि पीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका मेरिट जो है मेंस और इंटरव्यू पे बनेगा। इंटरव्यू पे भी आएंगे, उसके प्रमोशन पे भी आएंगे कि कितने ग्रेड पे का ये पोस्ट है, उसका प्रमोशन। इसका सिलेबस देख लिया पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का। तो अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है और यही वो पल होता है जब पीटी और मेंस क्वालिफाई करके स्टूडेंट्स ऑनरेबल हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज साहब के सामने हम लोग वो स्टूडेंट्स बैठते हैं और इंटरव्यू देते हैं, जो कि 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब उसके बाद अब आते हैं प्रमोशन की ओर के। एएसओ का प्रमोशन कितना होता है। और हाँ, एक चीज और, इसमें शायद टाइपिंग भी होता है, जो कि नॉर्मल टाइपिंग होता है, बहुत हैवी नहीं होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब आते हैं एएसओ, इसके प्रमोशन के बारे में, इसके प्रमोशन कैसे होता है और कितने सालों में होता है, ये किस ग्रुप का पोस्ट है और इसकी सैलरी कितनी है। तो इस पोस्ट को, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस पोस्ट को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है पटना हाईकोर्ट में, और ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, और 4600 ग्रेड पे का ये पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे का। काफी अच्छी जॉब है गवर्नमेंट जॉब में। ग्रॉस सैलरी इसकी जो होती है 70,000 होती है। ठीक है, और इन हैंड सैलरी जो होती है 65,000 होती है। अब आते हैं प्रमोशन की ओर कि इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो जैसे ही आप प्री मेंस और इंटरव्यू, टाइपिंग भी होता है, जैसा कि वो क्वालिफाइंग ही होता है। ये सब का प्रोसेस जो है, इस पोस्ट का जो प्रोसीजर है उसको पार करके या फिर उससे सफल होकर के अगर आप आते हैं, आपका जो मेरिट बनता है, उसके बाद आपको जिस पोस्ट के लिए चयनित किया जाएगा उस पोस्ट का नाम है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और जब आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में 8 साल का योगदान दे चुके होंगे तो आपका प्रोन्नति यानी प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर में। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के बाद आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रमोशन होकर के डिप्टी रजिस्ट्रार में, फिर लास्ट में आपका प्रमोशन हो जाएगा ज्वाइंट रजिस्ट्रार में। ठीक है, तो यानी कि आपका प्रमोशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट रजिस्ट्रार, आपका गस्टेड पोस्ट हो जाता है सेक्शन ऑफिसर। ये नॉन गस्टेड पोस्ट है, लेकिन सेक्शन ऑफिसर गस्टेड पोस्ट हो जाता है। यहीं से आपका गस्टेड पोस्ट स्टार्ट हो जाता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार, फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार। अब ज्वाइंट रजिस्ट्रार से ऊपर जो भी हाईकोर्ट में जो पोस्ट होते हैं वो लॉ के बेस पे होते हैं, यानी कि जो लॉ की डिग्री प्राप्त कर चुके होते हैं या फिर जिनके पास लॉ की डिग्री होते हैं, उन्हीं के इसके ऊपर का पोस्ट उन्हीं के लिए है। मतलब नॉन लॉ, जो लॉ की डिग्री नहीं किए हुए हैं, उसके बाद लास्ट पोस्ट यही होता है पटना हाईकोर्ट में। तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार तक आप सभी जानते हैं कि कोर्ट का जो भी कार्य होता है, कोर्ट का लैंग्वेज ही है। आप सेशन कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए, सारा प्रोसेस उसका जितना भी कार्य है सब इंग्लिश में ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश की जो समझ होनी चाहिए वो उम्दा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ अपना योगदान अच्छे से दे पाएंगे। तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी समय है, इंग्लिश अच्छी कर भी सकते हैं, कोई विशेष चीज़ नहीं है इसमें, थोड़ा सा मेहनत करना होता है। और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं भी बिहार बोर्ड से ही आता हूँ, मुझे भी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उसे अपने मेहनत के बल पे दूर किया जा सकता है। तो सभी चीज इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो जितनी मेरे पास जानकारियां थी, जितना इस पोस्ट के बारे में, इस एग्जाम प्रोसेस के बारे में जितनी भी जानकारियां मेरे पास थी, जितना भी नॉलेज था मेरे पास, वो मैंने आप लोगों के बीच साझा किया है। और जहाँ तक कि इसके सिलेबस की जो जानकारी है वो हाईकोर्ट कभी भी क्लियर नहीं करता है नोटिफिकेशन में कि किस सेक्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये कभी नहीं होता, 2011 में भी नहीं हुआ था, 16 में भी नहीं हुआ था, और 2023 का जो 30 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है उसके वेबसाइट पे, उसमें भी आपका सिलेबस के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं होगी, वो नहीं दिया जाता है नोटिफिकेशन में। वो जो
जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं या एग्ज़ाम जो दिए हैं या फिर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 2016 में जो इसकी वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग, तो उन सभी से बात करने के बाद, कुछ लोगों से बात करने के बाद हमारे पास जो भी जानकारी आया है मैं आप लोगों के बीच साझा किया हूं। और अगर जानकारी अच्छी लगे, मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर जो भी क्वेरीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, जो भी वैकेंसी रिलेटेड, आने वाली वैकेंसी रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी या फिर नॉलेज होगा या फिर उसकी जानकारियाँ होगी, मैं आप लोगों के बीच ज़रूर साझा करूँगा।